Afternoon everybody. So today I'll be dealing with the topic UPSC CSE 2023. तो आज जो मेंस का पेपर हुआ है GS पेपर 2, जिसमें ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री की हम बात करेंगे. तो आइए देखते हैं. तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फर्स्ट 10 क्वेश्चंस. ठीक है, तो आइए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो इसको हम एक ब्रॉड टॉपिक में डिस्कस करेंगे और ये एक आई एम नॉट सेइंग कि ये मॉडल आंसर्स हैं या ये परफेक्ट आंसर है, बट यस आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आपने कैसे आंसर को, क्वेश्चन को डील करना है. ठीक है, और हमें कैसे आगे प्रैक्टिस करते रहना है. तो आइए डिस्कस करते हैं. तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था आज एग्जाम में, वो पूछा गया था, किससे रिलेटेड था? इट इज रिलेटेड टू दिस. एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एशियंट इंडिया. यानी एशियंट इंडिया. आप पहले आप कीवर्ड्स मार्क कर लीजिए क्वेश्चंस में क्या क्या कीवर्ड है. सबसे पहला काम आपने क्या करना है, कभी भी एग्जाम, मेंस का एग्जाम आप देने जाते हैं या आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछिए, देखिए कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन में क्या क्या मेन कीवर्ड्स हैं, जिससे हमें, और उसी से ही हमने अपने आंसर की हेडिंग सेट करनी है और उसको आंसर देना है. तो यहाँ पर हमारे पास दो कीवर्ड्स हैं, एक तो ज्योग्राफिकल फैक्टर, उसका रोल, और एशियंट इंडिया. तो यानी एशियंट इंडिया में ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आप इसमें इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, क्योंकि पीडीएफ फाइल्स पर इतनी प्लेस नहीं होती, तो मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन स्किप कर दिया है. कुछ आंसर्स में इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन में यू कैन मेंशन कि देयर आर वेरियस ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एशियंट इंडिया, दैट लेड टू, और आप ये भी लिख सकते हैं कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, अगर ज्योग्राफिकल फैक्टर जैसे मान लीजिए टेरेन, एग्रीकल्चर है, जिसकी वजह से एशियन इंडिया में डेवलपमेंट हुई. ठीक है, तो हमने उसका रोल बताना है. सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाइमेट की. ठीक है, क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी, नेचुरल बैरियर्स, रिसोर्सेज, रिवर सिविलाइजेशंस. तो हम पहले शुरू करेंगे क्लाइमेट से, और हम शुरू कर सकते हैं क्लाइमेट. सबसे पहले हम ज्योग्राफिकल पैटर्न्स देखेंगे. तो उसमें सबसे पहला क्लाइमेट आता है. मॉनसून रेन जो है वो एग्रीकल्चर को शेप करती है और ये प्लांटिंग और हार्वेस्टिंग को इन्फ्लुएंस करती है. ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए. आपको पता है इंडिया में जो मॉनसून है, क्लाइमेट है, उस क्लाइमेट के बेसिस पर ही पूरा एग्रीकल्चर कैलेंडर और फेस्टिवल सीजन बनाया जाता है. देन वील टॉक अबाउट इकोनॉमिकल फैक्टर्स. जैसे इसमें एग्रीकल्चर की बात कर लिया. इंडस, गैंजेस, ये दो इंपॉर्टेंट प्लेन्स हैं. इंडो गैंजेटिक प्लेन जो फर्टाइल है, जिससे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को फैसिलिटेट किया था एशियंट इंडिया में, और सरप्लस फूड प्रोडक्शन की थी, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन और ट्रेड स्टार्ट हुआ था एशियंट इंडिया में. ट्रेड और कनेक्टिविटी की बात करें तो ट्रेड कनेक्टिविटी में इंडिया की जो लोकेशन है मेजर ट्रेड रूट से लिंक किया गया था. सिल्क रूट जिसका क्लासिक एग्जाम्पल है. आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं. और डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ द मैप. एक रफ मैप बना देना. रफ मैप मतलब जिससे पता चल जाए कि हाँ भाई स्टूडेंट को नॉलेज है कि सिल्क रूट कहाँ से कहाँ पर बनाया जाए. तो ऐसे ही विद पेन रफली आप उसको ड्रॉ कर देना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए. नेचुरल बैरियर्स की बात करें तो हिमालयन माउंटेन्स टू द नॉर्थ प्रोवाइड अ नेचुरल बैरियर्स. यानी जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा नेचुरल बैरियर्स. हिमालयन माउंटेन ने नेचुरल बैरियर की तरह रोल प्ले करा, और इसमें बताया गया हिंदू कुश जो है वो एक गेटवे था इन्वेजन के लिए सेंट्रल एशिया का. देन विल टॉक अबाउट रिसोर्स. इंडिया का जो रिच रिसोर्स है जैसे मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है, क्राफ्ट, स्पेशलाइजेशन और ट्रेड को इफेक्ट करता है. रिवर सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, गैंजेस सिविलाइजेशन, ये एक दूसरे से क्लोजली इफेक्टेड हुए, क्लोजली एसोसिएटेड थे, जिसने रिवर सिस्टम की वजह से ही यहाँ पे सिविलाइजेशन आई. इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस यानी इंडस घाटी पर शुरू हुई थी. विच नॉट ओनली प्रोवाइडेड वाटर फॉर एग्रीकल्चर, यानी उसने वाटर, एग्रीकल्चर के लिए वाटर तो प्रोवाइड किया, बट उसने कल्चर और गवर्नेंस सेंटर की तरह भी शुरू किया. Then we'll move on to the next question. What was the difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in their approach towards education and nationalism? यानी हमें बताना है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ जी के व्यूज में, यानी उनके अप्रोच में एजुकेशन नेशनलिज्म में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क था. तो आइए देखते हैं. दोनों ही सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लाइन दे देना. रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जो हैं वो प्रोमिनेंट फिगर्स रही है इंडिया स्ट्रगल मूवमेंट में, बट दोनों की अप्रोचेस अलग थी जब एजुकेशन नेशनलिज्म की बात आती है. सबसे पहले आप महात्मा गांधी के बारे में बताना कि उनकी नेशनलिज्म और एजुकेशन में क्या अप्रोच थी, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा गया है, एजुकेशन और नेशनलिज्म. फिर उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर, एंड देन उन्होंने नेशनलिज्म और एजुकेशन में क्या बोला.
गांधी जी के अप्रोच की बात करें अबाउट द nationalism, he said that it was deeply rooted in non-violence. So basically he was very much associated with non-violence. His theory was very much associated with non-violence. अहिंसा की बात उन्होंने करी थी, सिविल डिसोबीडियंस, और उन्होंने ये बताया था कि पीसफुल प्रोटेस्ट, बाइकॉट्स और नॉन कॉपरेशन देखा गया है ब्रिटिश रूल को अचीव करने के लिए, और नेशनलिस्ट फिलोसफी को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। एजुकेशन की बात करें तो गांधी जी ने एम्फेसाइज किया था, उन्होंने बताया था प्रैक्टिकल और मोरल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस, और उन्होंने प्रमोट किया था बेसिक एजुकेशन को, जो कि रेलेवेंट था मासेस के बीच में। उनका जो आइडिया है एजुकेशन को कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए सबके लिए, स्पेशली रूरल एरियाज के लिए, उससे एम्पावरमेंट यानी इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को एम्पावरमेंट मिली। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी के नेशनलिज्म के व्यू पॉइंट की बात करें तो उन्होंने कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी और इंटरनेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव को तवज्जो ज़्यादा दिया था कि ही हैड अ मोर कॉस्मोपॉलिटन मतलब डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, यानी अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। ही बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमैनिज्म एंड अपोज नैरो नेशनलिज्म, यानी उनका जो व्यू पॉइंट था बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड था, वो उनकी जो सोच थी काफ़ी ब्रॉड थी। उनका नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद छोटे लेवल पर नहीं था, और उन्होंने नाइटहुड को रिनाउंस कर दिया था जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद। एजुकेशन की बात करें तो टैगोर जी जो थे वो स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे हॉलिस्टिक और क्रिएटिव एजुकेशन सिस्टम का। उन्होंने शांति निकेतन फाउंड किया था, इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन पर बेस्ड था, जिसमें फ्रीडम, क्रिएटिविटी और इंटरेक्शन विद नेचर के बारे में सिखाया जाता था। ये भी माना जाता है कि एजुकेशन जो है वो ही शुड फॉस्टर इंडिविजुअलिटी, यानी वो इन एजुकेशन को इंडिविजुअलिटी को फोस्टर करे और ग्लोबल सिटीजनशिप को भी सपोर्ट करे। Then we have third question, bring out the socio-economic effects of the introduction of railway in different countries of the world। यानी सोशो इकोनॉमिक इफेक्ट बताना है आपने कि जब रेलवेज इंट्रोड्यूस हुई अलग अलग कंट्रीज में वर्ल्ड के, तो उसमें कौन कौन सा इफेक्ट देखा गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ की। इकोनॉमिक ग्रोथ, या इसके अंदर आप ऐसे भी कर सकते हैं सोशल, पहले आप इकोनॉमिक इफेक्ट ले लीजिए, उसके बाद आप सोशल इफेक्ट समझा दीजिए। Okay, so you can start with it. The introduction has a profound impact. Economic growth, railway plays a crucial role in boosting economic development, यानी रेलवे important role play करता है economic development लेकर आता है अपने साथ। अर्बनाइजेशन, अर्बन सेंटर्स की ग्रोथ होती है इस वजह से, और लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं, इससे लार्ज इंडस्ट्रियलाइज अर्बन एरियाज भी बनते हैं। ठीक है, फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं, बिकॉज इट इज मोर और लेस रिलेटेड टू इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक इफेक्ट। रेलवेज की कंस्ट्रक्शन की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होती है, ब्रिजेस, टनल्स बनाए जाते हैं, जिससे जॉब्स क्रिएट होती है और कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सोशल फैक्टर्स की। सबसे पहले सोशल मोबिलिटी की हम बात करेंगे। रेलवेज इंप्रूव करता है सोशल मोबिलिटी बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन, यानी वो अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस प्रोवाइड करता है लोगों के बीच में, और ये अलाउ करता है इंडिविजुअल्स को कि कैसे बेटर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बनाया जाए और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज को अलाउ किया जाए अलग अलग जगह पर। तो ये सोशल मोबिलिटी की बात करी। फिर उसके बाद कॉलोनियलिज्म, रेलवे जो था वो टूल था कॉलोनियलिज्म का, यानी इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ कॉलोनियल पावर एट द एक्सपेंस ऑफ लोकल पॉपुलेशन, यानी लोकल पॉपुलेशन को दाव पे रखकर जो कॉलोनियल पावर्स का इंटरेस्ट था वो इसने सर्व किया था। तो ये सोशल फैक्टर हो सकता है, इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर हमने पढ़ लिए। देन कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज हैड मल्टीफेसिएटेड इकोनॉमिक इफेक्ट्स दैट रेंजेस फ्रॉम अर्थक्वेक, इकोनॉमिक growth and urbanization to cultural exchange and environmental challenges as well. And these impacts, it varied from country to country depending on their unique historical, social and economic context. So basically आप इसमें एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं, जैसे इसमें बात करें इंडिया की अर्बनाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी बढ़ गई थी। सोशल मोबिलिटी में बात करें तो हम अफ्रीकन कंट्रीज का नाम दे सकते हैं इसमें। Then we'll discuss about the consequences of climate change on the food security in tropical countries. जो climate change है वो serious threat है food security के लिए tropical countries में। IPCC ने भी ये conclude किया था कि climate change की वजह से negative effect देखा गया क्रॉप yields पर,
और फूड प्रोडक्शन पर। तो बेसिकली अब हम इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को पढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या इफेक्ट है जिससे फूड सिक्योरिटी को इफेक्ट होता है। तो इसमें मेन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, सबसे पहले हम बात करेंगे रिड्यूस क्रॉप यील्ड्स की। तो जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं जैसे ड्रॉट, फ्लड, हीट वेव्स, और इस इवेंट्स की वजह से, इन इवेंट्स की वजह से क्रॉप्स डैमेज हो जाती हैं और यील्ड कम हो जाती है। एक इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया, उसमें स्टडी हुई थी कि क्लाइमेट चेंज कुड रिड्यूस क्रॉप यील्ड इन अफ्रीका बाय अप टू 20% बाय 2050, यानी अफ्रीका में लगभग 20% क्रॉप यील्ड डिक्लाइन हो सकती है 2050 तक। ये कॉन्सिक्वेंसेज है। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है उसका गलत प्रभाव पड़ना क्लाइमेट चेंज का। देन वी हैव इंक्रीज पेस्ट एंड डिजीज। क्लाइमेट चेंज जो है वो इज ऑल्सो लीडिंग टू एन इंक्रीज इन पेस्ट एंड डिजीज, यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से पेस्टिसाइड्स बढ़ेंगे, डिजीज भी बढ़ेंगे जो कि क्रॉप्स को इफेक्ट करता है। इसका एग्जाम्पल है कॉफी लीफ रस्ट फंगस, यानी जो कॉफी लीफ रस्ट फंगस है वो इसका क्लासिक एग्जाम्पल है और ये डिवास्टेटिंग होता है कॉफी प्लांटेशन के लिए सेंट्रल और साउथ अमेरिका में। ये ज़्यादा से ज़्यादा थ्राइव करता है, यानी थ्राइव का मतलब होता है ये कहाँ सबसे ज़्यादा इजीली एक्टिव हो सकते हैं, वो है वार्मर टेम्परेचर। फिर द नेक्स्ट पॉइंट विल बी वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो कम होती जा रही है और इसकी वजह से ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है क्रॉप्स को इरिगेट करना और फूड को ग्रो करना। इसका एग्जाम्पल है स्टडी बाय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन फाउंड दैट 33 कंट्रीज इन अफ्रीका आर फेसिंग वाटर स्ट्रेस, यानी 33 कंट्रीज जो है अफ्रीका में दे आर फेसिंग वाटर स्ट्रेस सिचुएशन। वाटर स्ट्रेस मतलब पानी, बहुत सारी एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं है, वाटर ब्लॉक्स में पानी नहीं है। और दिस इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर हैविंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, यानी इम्पैक्ट देखा गया है क्लाइमेट चेंज का जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखा गया फूड सिक्योरिटी में। Millions of people in these regions are already struggling to get enough to eat, यानी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वी कैन से दैट क्लाइमेट चेंज जो है वो प्रॉब्लम को और वर्स कर रहा है। देन वील डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, दैट इज व्हाई इज द वर्ल्ड टुडे confronted with the crisis of availability of access to फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। अब यहाँ पर हमने क्या देखना है, सबसे पहले हमें अवेलेबिलिटी और एक्सेस यानी दो पॉइंट्स को कैप्चर करना है, फ्रेश वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड है। तो यानी कि आज के टाइम का जो वर्ल्ड है यहाँ पर आज के टाइम में पानी की अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी फ्रेश वाटर की, उसका क्राइसिस चल रहा है जिसके पीछे बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे कि बहुत सारे रीजंस हैं, देयर आर नंबर ऑफ रीजंस। So here we are supposed to talk about why is the world today confronted with the crisis of availability and accessibility to fresh water resources. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए कोई रिपोर्ट आई है या ग्राउंड वाटर, मिनिस्ट्री ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की रिपोर्ट आई थी ग्राउंड वाटर के ऊपर, तो उसके ऊपर आप एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी का डेटा दे सकते हैं और या आप इसमें ये समझा सकते हैं व्हाट इज एक्सेसिबिलिटी एंड व्हाट इज अवेलेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मीन्स कि the power or you can say accessibility, यानी मुझे कितना दूर चलना पड़ेगा या कितना एक पर्टिकुलर जगह में लोगों को या एक लोकल पीपल को या एक जनरल पीपल को पानी लेने में कितनी उसको पावर लगानी पड़ेगी। सो दिस इज एक्सेसिबिलिटी, यानी वो विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट अ पर्सन्स सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, द वाटर इज अवेलेबल हिम और नॉट, ये हमें एक्सेसिबिलिटी से पता चलता है। और अवेलेबिलिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी यानी पानी कितना अवेलेबल है उस टाइम पर। तो एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी में फर्क होता है। अवेलेबिलिटी यानी इतना, मान लीजिए 100 BCM वाटर अवेलेबल है, दिस इज योर अवेलेबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी कितनी है, कितने किलोमीटर दूर जाकर पानी मिल रहा है, ये एक्सेसिबिलिटी है। सो देयर आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो इसमें हमें रीजन बताने हैं कि वर्ल्ड में आज के टाइम में पानी अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का क्राइसिस क्यों है। तो इसमें सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई लोग, आबादी बढ़ रही है तो इसमें वाटर की डिमांड बढ़ेगी। अर्बनाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं और सिटी में लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज है। क्लाइमेट चेंज जो है उसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिले जैसे ड्रॉट, फ्लड,
वाटर पोल्यूशन की बात करें, वाटर पोल्यूशन से इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जो कि क्लीन वाटर की डिफिकल्ट मतलब इट इज मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट टू एक्सेस क्लीन वाटर। यानी वाटर पोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से जो क्लीन वाटर की एक्सेसिबिलिटी है वो खत्म कर रहा है ऑलमोस्ट। इनएडिक्वेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी हो सकता है नॉट एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू वाटर रिसोर्सेज। In many developing countries, people in rural areas and poor communities have to walk long distances. So this crisis of availability and fresh water resources is a serious threat. ये आप conclusion में provide कर सकते हैं। Human health, economic development और environmental sustainability affect करता है। और ये estimate हुआ है कि 2025 में 2/3 of the world population could be living in areas facing water scarcity। यानी हो सकता है वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2/3 परसेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन का वो वाटर स्कार्सिटी की वजह से हो या वाटर स्कार्सिटी एरिया में रह रहा हो।